बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। मुल्क की सियासी तारीख का आज एक और बड़ा और अहम दिन था। आज पाकिस्तान में 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब अमल में लाया गया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर से सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. विफाक और सूबाई असम्बली में होने वाली पोलिंग में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को अपने हरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के मुकाबले में बड़ी बरतरी हासिल हुई। विफाक में और सूबों में होने वाली वोटिंग के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्ट्रल वोट लेकर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले महमूद खान अचकजई 181 इलेक्ट्रल वोट हासिल कर पाए। गो के इस नाकामी से कबल ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा भी किया था, जो नामंजूर हो गया था। मस्बत अमर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस जमहूरी अमल के बाइकआउट से परहेज किया और इस हार को खुश असलूबी से तस्लीम भी किया और इस इलेक्शन में खरीदो फरोख्त न होने को खुशाइन भी करार दिया गया। इलेक्शन हुए बड़े अच्छे माहौल में हुए। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। अब एक वाज़ेह तकसीम आ रही है, ये खुशाइन बात है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है कि सदारती इंतखाबात गैर आईनी और गैर कानूनी कुछ नहीं थे। ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। एक तरफ तहरीक इंसाफ की मुखालफत और दूसरी जानिब एहतजाजी शक्ल में मुज़ाहमत के इरादे भी नए सदर आसिफ अली जरदारी के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं होंगे, बिलखुसूस जब आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का चैंपियन होने का लक़ब दिया जाता है और अब एक बार फिर उनकी अवान सदर में आमद के साथ ही ये चमगोया भी जुबानी ज़द आम है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे और मुफाहिमाना सियासत का आगाज़ करवाएंगे, यानी तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों को एक मेज़ पर लाने की जदोजहद शुरू होगी। इस मखसूस चैलेंज के अलावा सदर मुमलिकत को और भी कई चैलेंजेस दरपेश होंगे, बिलखुसूस मिसाक के मुफाहमत की तरह मिसाक के मईशत की भी दाग बेल डालना होगी और यह तब ही मुमकिन हो सकेगा जब उनका पहला मिसाक की मुफाहमत का टास्क कामयाबी से हमकनार हो सकेगा। उनके साथ साथ लीगी हुकूमत के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप को कायम करना आसिफ अली जरदारी के लिए एक इम्तिहान ही होगा, बिलखुसूस जब उनकी अपनी जमात के अरकान फिलहाल हुकूमती बेंचेस पर बतौर टोकन ही बराजमान रहेंगे और यह इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता कि पीपल्स पार्टी कब लीगी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन पर उतर आती है। इन मामलात के अलावा सदर आसिफ अली जरदारी को अपने साबका दौर में 18वीं तरमीम को लाने के क्रेडिट पर भी नजरसानी का चैलेंज दरपेश हो सकता है। इन तमाम चैलेंजेस और जो आगे का सियासी मंजरनामा बनेगा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी प्रोग्राम में मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब जिन्हें मुफाहमत का चैंपियन माना जाता है वो सदर मुंतखब हो गए हैं, तो अब जो पहला टास्क होगा जरदारी साहब का वो क्या होगा? चूँकि मुफाहमत उनकी एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एक उसमें वो काफ़ी मशहूर हैं अपने मुफाहमाना रवैये की वजह से, मुफाहमाना सियासत की वजह से। तो क्या नेशनल लेवल पे जो मुफाहमत की बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी मिसाक के मुफाहमत करने की बात की है, तो जरदारी साहब इस एजेंडा को लेकर सबसे पहले चलेंगे आगे? शुक्रिया। पहली बात तो है कि आज एक बड़ा तारीखी दिन कि पाकिस्तान की इस पार्लियामानी जमहूरियत में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ये हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट कंप्लीट तब होती है जब दोनों ऐवान हों और सदर मुमलिकत हो। ये पार्लियामेंट की तारीख है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी पार्लियामेंट वजूद में आ गई कुल्ली तौर पर, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अलवी साहब कल तक वो बैठे हुए थे। उनकी टेन्योर तो ऑलमोस्ट सितंबर में ख़त्म हो चुकी थी, अगस्त से सितंबर में। बिलाशुबा आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर MNA भी 2018 में जब वो मेंबर मुंतखब होकर आए और पार्लियामान में उन्होंने खड़े होकर उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कहा कि आए मिल के चलते हैं और इस मुल्क में जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं
जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करते हैं। और आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है। और हम समझते हैं कि वो विजन बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में भी वो अपना किरदार अदा करेंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी, क्योंकि 2008 से 13 तक हमने जब गवर्नमेंट की तो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे, बल्कि प्रेसिडेंसी में आने से पहले भी वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब को और बाकी जो कैबिनेट थी उनको बिल्कुल उनसे मुशावरत होती थी और एडवाइस भी देते थे। और एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि उस वक्त गंदम की कीमत जो सपोर्ट प्राइस 950 पर रखी गई, उसका बेनिफिट ये मिला कि 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। तो उनके पास पॉलिटिकल। बुखारी साहब ये बताएं मुझे कि ये जो मुफाहमत की बात होती है नेशनल लेवल पे, ज़ाहिर है पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, सियासी तकसीम बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो इस वक्त इस सारे आपके जो इत्तेहाद है उसके खिलाफ खड़ी है, क्या तहरीक इंसाफ को इस मुफाहमती प्रोसेस में शमूलियत की दावत देंगे जरदारी साहब? देखिए, वो तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इससे पहले वो दी भी है और हम समझते हैं वो एक पॉलिटिकल फोर्स है इस मुल्क में, लेकिन उनकी क़यादत को भी एक बड़ा सेन एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते और कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज जो हैं वो कभी भी सूदमंद नहीं हुई हैं। और आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करती है और हमने हर वो इनिशिएटिव लिया कि सिस्टम चलता रहे, सिस्टम डिरेल ना हो। और आपको याद होगा कि 2014 में भी जब हम अपोजिशन में थे और जब वो एक धरना और एक लॉन्ग मार्च किया उस वक्त की पीटीआई की क़यादत ने, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी PMLN को सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए कि हम एजुटेशनल पॉलिटिक्स के जरिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने के हक में नहीं है। तो अभी भी हम समझते हैं कि जो दावत दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, उसके लिए ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जरदारी भी अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन दूसरी साइड को कम से कम सेन एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और नेशनल डायलॉग की हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक डिमांड, एक मुतालबा है कि नेशनल डायलॉग एक होना चाहिए कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान। तो जरदारी साहब ऐसा भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? वाई नॉट जी, मैं समझता हूँ कि मुल्कों में कि आपस के इख्तिलाफात हों या सियासी जमातों के अपने मुल्क के अंदर हों, तो वो मसाइल हल डायलॉग के जरिए होते हैं और इशू रिजॉल्व डायलॉग के जरिए होते हैं। कन्फ्रंटेशन से इशू कभी रिजॉल्व नहीं हुए। सही। और बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि कल नून लीग की एक मीटिंग में दोबारा से इस ज़रूरत पे जोर दिया गया कि पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शामिल होना चाहिए, वफाकी काबीना में। तो शायद आज जो मुलाकात हुई है कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, उसमें शायद ये बात हुई भी हो। तो नून लीग की जो जानिब से दोबारा जो दावत आ रही है काबीना में शमूलियत के वाले से, पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी फैसला है कि भाई नहीं आना काबीना में, या इस पर नज़रसानी हो सकती है? देखिए जी, वो फैसला भी जो था वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला था और अगर नून लीग की क़यादत 12 कहती रही है, अभी भी उन्होंने अप्रोच मेरी क़यादत से किया, तो ऑब्वियसली मेरी क़यादत इस इशू को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही लेके जाएगी, क्योंकि फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है और हमारी जमात में पीसी के फैसलों को ओवर रूल नहीं किया जाता। फैसले जो फोरम करता है उसी से रुजू किया जाता है। तो अगर उन्होंने मेरी क़यादत को रुजू किया तो ऑब्वियसली CEC ने ही इसको एग्जामिन भी किया जा सकेगा। तो बुखारी साहब मुझे ये भी बताएं कि MKM ने वोट दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो क्या जो गवर्नर सिंध MKM चाह रही है कि उनकी अपनी पार्टी का आ जाए, कामरान टेसोरी साहब को वो लाना चाह रहे हैं गवर्नर, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इतराज़ था कि MKM का ना है, नून लीग का ही वहाँ पे आना चाहिए, तो अब वो इतराज़ आपका खत्म हो जाएगा और MKM का गवर्नर आने देंगे आप सिंध के अंदर? अब मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन है कि हमें इतराज़ था, क्योंकि हमारा जो मुआहदा था बुनियादी तौर पर नून के साथ था कि 2 प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी और दीगर 2 के लिए PMLN बनाएगी। तो उसमें से फिर MN ने जो डिसीजन लेना था अपने साथियों के साथ, तो वो उन्होंने लेना था जो उनके साथ एग्रीमेंट करना। लेकिन ये खुशाइन बात है कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अप्रोच किया MQM को, उनकी क़यादत को, और उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने वोट भी आज दिया, आप शुक्रगुजार हैं उनके। अब मैं समझता हूँ कि इस पे हमें तो यही है कि मिल के चलना है, सूबे में भी मिल के चलना है, मरकज में भी मिल के चलना है, ताकि हम इश्यूज को
रिजॉल्व कर सके और आवाम को सहूलत फराम कर सके। और आपके अपने गवर्नर जो आपके कोटे के 2 बन रहे, पंजाब का और केपी का, वो आपने फाइनलाइज कर लिए नाम? जी, वो क़यादत नहीं फाइनलाइज करने थे और क़यादत ही उनको अनाउंस करेगी। अच्छा, डिसाइड हो चुका है, अनाउंसमेंट अभी नहीं होगी उसकी? अब क़यादत ही इन्हें अनाउंस करना है क्योंकि फैसला क़यादत से करना था। ऑब्वियसली वो इसी इलेक्शन का इंतजार था और वो उसके बाद ही। और सेकेंडली मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का कैबिनेट अनाउंस करेंगे, कैबिनेट इंस्टॉल होगी और क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करना होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, एक चीज़ जो और है नीर भाई साहब, वो ये है कि आल्दो इस वक्त जो पीएमएल की गवर्नमेंट है, मैंडेट बड़ा कमज़ोर उनके पास है और अक्सरियत उनके पास है नहीं, पीपल्स पार्टी के वोटों के सहारे ये हुकूमत खड़ी है। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक और यानी कि हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल आपके पास आ गया, पीपल्स पार्टी के पास आ गया है कि जाहिर है हुकूमत ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है और सदर भी जब पीपल्स पार्टी के आगे हैं, वो किसी भी टाइम जब कोई ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो वो एतमाद के वोट का भी कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को। तो यानी अब पीएमएल मुकम्मल आप गवर्नमेंट उनकी आपके कंट्रोल में है। देखें, ये बहुत सारे बातें हैं, ये स्पेकुलेट की जा रही हैं। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें ना। मैं तो ऑप्शन की बात करूं कि आपके हाथ में अब ये मुकम्मल आ गया कंट्रोल ना हुकूमत का। किसी मौके पे अगर आपको लगे गवर्नेंस से मुतमईन नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका समर अब्बास साहब। अभी तो आगाज है, लेट्स सी कि जब आगे चलेंगे। तो आज जरदारी साहब ने कल भी जो बात की, जो शाइया था उसमें ये हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को और उनको मुशावरत भी उनसे करेंगे। तो पाकिस्तान को जो क्राइसिस है इनको निकालने के लिए मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डायलॉग जरूरी है और पॉलिटिकल कंसल्टेशन जरूरी है और पॉलिटिकली यकजा होकर चलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नगीर भाई साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, जिनका कहना है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें सियासी डायलॉग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए। इसी पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे फैसल वॉडा साहब से कि होने क्या जा रहा है। तमाम हुकूमतें जो है वो तश्कील पा चुकी हैं, तमाम अहम ओहदों का फैसला हो चुका है। आगे क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है या एक बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है और ये हुकूमत कब तक चलेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। फैसल वॉडा साहब से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमतें बन चुकी हैं, सदर जैसे अहम आइनी ओहदे पर भी आज आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। अब सिर्फ गवर्नर्स का तकर्रर होना है और बाकी तमाम मामला जो हैं अब वो तकरीबन तय पा चुके हैं। इस पर भी गवर्नर्स के वाले से भी चीज़ें ज़रा वो पार्टीज़ का कोटा जो है वो तय हुआ, बस सिर्फ नाम फाइनलाइज होने। तो क्या अब इसके बाद रावी पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के हवाले से चैन ही चैन और इस्तेहकाम ही इस्तेहकाम लिख रहा है या एक बड़ा तूफान जो है वो उठ सकता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, चूँकि वो एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। कल भी उन्होंने मुल्क पे प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन करना है। होने के जा आने वाले दिनों में सियासी पेशगोइयाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑन द स्पॉट लगी हैं। जाके फैसल वॉडा साहब की उनसे जानेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। फैसल वॉडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि सब कुछ तय हो गया जी, वज़ीर आज़म आ गया, सदर आ गया, वज़ीर आला आ गए, गवर्नर साहब, एवरीथिंग इज़ डन नाउ। क्या आगे क्या है सियासी मंजरनामे के ऊपर? इस्तेहकाम अब इसके बाद नज़र आ रहा है इस्तेहकाम? समर साहब, सबसे पहले तो आपको जमहूरियत बहुत मुबारक हो। आते साथ 11 रुपए का पेट्रोल बढ़ चुका है और जो कौम को सबसे बड़ा रिलीफ मिला है इक़्तिदार और जमहूरियत आने से, वो मियाँ साहब के दोनों बेटों के केसेस ड्रॉप हो गए। तो आप सबको बहुत मुबारक हो क्योंकि आप सब लोग बहुत ख्वाहिश रखते थे और जिन जो चैम्पियंस है इसके आइन और कानून के ठेकेदार, चौकीदार से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम से तो कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये जो जमहूरी निज़ाम आ गया है तो उसकी मुबारकबाद पाकिस्तानी कौम को मिलनी चाहिए। और देखें समर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तो चले बंदर बाट हो गई, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। एक गरीब को 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है और कैसे मिलेगा, सवाल ये है हमारा। वो तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसकी क्लैरिटी आप ये रख लें कि आपके पास, आप अगर कलम से अपने पेपर पर लिख लें आज की तारीख और आज की डेट और आज का प्रोग्राम, तो इस गवर्नमेंट का टेस्ट केस, वैसे तो वहाँ पर 35 साल की परफॉर्मेंस है इनकी और लास्ट 16 महीने की भी है, लेकिन चले 1 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूँ, आंखों से अंधा हो जाता हूँ
कानों से बहरा हो जाता और मुंह से गूंगा हो जाता और कहता सब बहुत अच्छा है। तो पहले रमज़ान से लेके 15वें रमज़ान तक आम आदमी ने जो चीज़ खरीदनी है, खानी है, पीनी है, वो सब डबल प्राइस पे होगी। तो उसके बाद आप खुद ही तयन कर लें कि इस गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दे दी है और इस गवर्नमेंट ने कितने दिन चलना है। ये आपके सामने आईने की तरह। मैं तो 6 महीने से पहले आपको 5 महीने पहले ज़रदारी साहब की मुबारकबाद दे दी थी, आप उसको भी मेरे पे हंस रहे थे। मैंने आपको भतीजे और चचा की इक्वेशन बताई थी, वो भी हो गई। तो वक्त से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अनपॉपुलर चीज़ है, लोगों को तकलीफ होती है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि गरीब को यहाँ सही है कोई आगे रिलीफ। चले, गरीब का मामला तो है, सियासी मंजरनामे पे क्या होने जा रहा है आगे? सियासी मंजरनामे पे देखें 9 मई के ऊपर तुन के इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, इसके लिए अमेंडमेंट की जानी चाहिए और की जाएगी भी, ज़रूरत पेश आई तो उसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आर्मी एक्ट में तरमीम की जो बात हो रही है, उसका तो बड़ी क्लैरिटी है। KP के CM भी परेशानी में नज़र आ रहे बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे, और अंदर खाने जो माफ़ी तलाफियों की बात हो रही है, वो ऐसी कोई प्रपोजल या कोई डील या ढील कोई ऑन द टेबल तो है नहीं, ना कोई देर है, ना कोई लेके गया है, ना कोई पेशकश है। इंतज़ार ज़रूर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी नहीं है? इनडायरेक्ट भी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। देयर इज नो चार्ज। तो कहते हैं मुझसे रब्ता नहीं किया गया 8 फरवरी के बाद, लेकिन ज़रा किसी और से रब्ता हुआ होगा? फिर किसी से नहीं हुआ। सब ये चूरन बेच रहे, किसी से नहीं हुआ। कल शेर अफजल मरवत भी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कुछ रब्ते हुए हैं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट रब्ते हुए हैं, लेकिन चीज़ें हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं थी जो वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखिए मैंने तो आपको सबर साहब बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है, ना तो इनडायरेक्ट है, ना कोई डायरेक्ट है, ना किसी किस्म की होती है, ना होती नज़र आ रही है, ना कोई पेश गोई है, ना कोई इसके ऊपर कोई आगे 1 सेकंड के लिए भी कोई अगर आप मुझे कहें एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसी चीज़ ना है, ना मंजरनामे में नज़र आ रही है। मंजरनामे पे अकाउंटेबिलिटी रूथलेस मुझे नज़र आ रही है दाइद बे के ऊपर, जो होनी भी चाहिए, उसमें जो भी मुलविस है उसका एहतसाब होना चाहिए और आर्मी कोर्ट्स को ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वो डोमेन है। जिन्होंने दारे वारे लगाए वो ज़रूर कन्वेंशनल कोर्ट्स में चले जाए, लेकिन बहुत सारा दारोमदार ये है कि 6 और 9 को पढ़ने वाले जब आपके लिए 6 पढ़ते हैं और मेरे लिए 9 पढ़ते हैं, तो फिर यही जमहूरी जनाजा लेके हमें चलना पड़ता है इस मुल्क के अंदर। तो मुबारक हो सबको। ये जो फॉर्म 45 वाली बात करी तरीके साहब की, फॉर्म 45 के मुताबिक ये कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, और नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से आपने देखा इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, वो वहाँ पे जो कांट छांट हुई हुई है, जिस तरह की वहाँ पे टेम्परिंग जो बताया नज़र आ रही है, तो इस पर आपको लग रहा है ये मामला स्टैंड कर पाएगा, या इस पर नहीं दायरा PTI सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी है अगले हफ्ते पटिशन लेके तहकीकात इसकी हो, कोई ऐसा फोरेंसिक हो, ऐसा कोई 45 और फॉर्म 47 में तो सिर्फ आप छोले ही खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो चने खा ले, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और सोशल मीडिया के दौर में तो फ्रेंच फ्राइज और केचप उसके अंदर डाल खा ले, मसाला भी छिड़क ले। तो ये तो फॉर्म 45 और 47 का फ्यूचर है। और ये बावजूद इसके कि वो जो हमने टेम्पिंग वो देखिए आप काट कूट के जो नंबर चेंज किए गए आगे पीछे, उसके लिए थोड़ी सी हम थोड़ा पीछे चले जाते। 2013 में भी हुआ था, 2018 में जरा नफीस तरीके से हुआ था, इतना ज्यादा तो नहीं बना। नजर आ रहा है कि 109 को 909 बना दिया गया है, मैं आपको बड़ा 313 को 1313 बना दिया गया है। 13 में भी यही हुआ, इतना ब्रेजन तो नहीं था ना। 18 में भी यही था, 18 में थोड़ी नजाकत थी, इतना ब्रेजन नहीं, नजाकत थी, आर्टिस्टिक था, क्लासिक था, लेकिन टैबरिंग थी, इतनी जोर से थी। आप उसको ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह रैपिंग और पैकिंग बड़ी अच्छी हुई थी इसकी बॉडी होगी, आपने इंक्लूडिंग योर ओन सीट। देखिए मैं भी इसी निज़ाम का हिस्सा हूँ, तो व्हाई वुड आई से कि आप गलत थे और मैं ठीक था, ठीक है। जब निज़ाम में तो फिर सभी हमाम में तो सारे बरहना है। मुझे आजकल टीवी में दिखाया कि आप यूज़ कर सकते हैं, सियासी दंगा आप कह सकते हैं, लेकिन बरहना आपने मुझे कहा था कि ये वर्ड आप यूज़ किया करें, तो मैं करना शुरू हो गया। एनीवेज, तो ये कोई नई चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है, और ये आगे भी मेरे लिए नई चीज़ नहीं होगी, सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी। तो वो तो चांद पे जाके अब अपनी हुकूमत बना लें कि मौला जड़ की सियासत नहीं चल सकती। जो आपने कहा कि अनरेस्ट है या जो तरीके चलाने की बातें कर रहे हैं, कल प्रोटेस्ट है बाय द वे तरीके साहब का पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। पिछले हफ्ते को जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे खान साहब मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा जी सारे मेरे MPAs, MNAs, सेनेटर सारे निकले, सारे एक तगड़ा सा पावर शो करें। कल KP में शायद बड़ा जलसा हो रहा है और बाकी मुल्क के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबर साहब देखिए, मैं तो आपको उस वक्त भी हाथ जोड़ के कहा था, आज भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि इस मौला जड़ की सियासत से बाहर निकला है। इसमें जमहूरियत का बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, उनकी अपनी सियासत का बहुत नुकसान हुआ है, इदारों का बहुत नुकसान हो गया है। एटलीस्ट अब रुक जाए, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे लगता है कल के प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा ये डिटरमिन करेगा। मेरी सबर साहब कल के प्रोटेस्ट के बाद, कल के प्रोटेस्ट के ऊपर उनका बड़ा, दे आर बैंकिंग वेरी हैवीली ऑन इट
क्योंकि इलेक्शन के ऊपर था उनका, लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लोग निकलें। अब प्रोटेस्ट के लिए लोग निकलते हैं या नहीं निकलते वो देखना है। पिछले हफ्ते को लोग नहीं निकले थे, इतवार को दोबारा कॉल दी गई है। मेरे ख्याल से इसको एज अ टेस्ट केस देखा जाएगा, भाई लोग निकलते हैं या नहीं निकलते अगर तो फिर शायद मामला मुफाहमत की तरफ चला जाए। 9 मई के करीब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका 0.1% पैरामीटर के अंदर गई तो वो ऐसा तो ना जाएगा कि वो जिंदगी भाई याद रखे, राइटली सो, ये हो रहा भी चाहिए। रियासत तो कह रहे भाई पुरअमन सामने एहतजाज करना है। देखिए मेरी बात सुने, उस तरह का प्रॉब्लम ये थी, एहतजाज तो करते रहे, माता पीटा करते रहे, जितने उन्हें कर रहे हैं सारे कर ले, मौलाना साहब भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि क्या मुझे 10 रुपए का नान, 5 रुपए की रोटी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए, बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए और बिजली के बिल, तो जब ये महंगाई ज्यादा होगी, हालात खराब होंगे, तो फिर तो ये लोग निकलेंगे अपने। तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि सर ये मरावास, गंदा, घटिया, बदबूदार लाश का जो निज़ाम है नहीं चल सकता है। जितनी बैसाखी आप इसके बीच में लगा ले, 25 आदमी खड़ा करने के लगा ले, लाश डला तक गिनती चली जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे बात? मेरे अंदर ताकत ही नहीं मैं खुद खड़ा हो सकूं। मुझे आप 25 लोग मिलकर खड़ा है, जैसे ही चेंज करें क्या मुतबादिल क्या फिर मुतबादिल? तो अभी अगर आपने इसी घटिया निज़ाम को थोड़ा और आगे ले जाएगी तो पीपल्स पार्टी का मैं रोल देख रहा हूँ, कुछ महीने वो आगे ले जाएगी इसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि जब तक आप नए लोग, अच्छे लोग, साफ सुथरे चेहरे इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से एक इलेक्शन से ना लाए, तब तक मुल्क का हालात नहीं ठीक हो। वो जरा देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि शफाफ इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस निज़ाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी। वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे अब ये बता दें कि जो कि अब जरदारी साहब जो आए हैं ऐवान सदर में, इससे चीज़ें आपको कितनी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं? चूँकि जो मीसाक के मुफाहमत की बात शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे एक रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है भी। देखिए समर साहब, एक तो ये कि आप बहुत आइडियलिस्टिक आदमी है और आपकी बड़ी इज्जत मैं तो एक आइडियल बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन शफाफ कहीं भी नहीं होते और यहाँ तो हो गए ही नहीं। ये कह सकते हैं आपके अगले इलेक्शन शायद इससे कम रिग्ड हो। अब आप रेटिंग ये लेके जाएंगे 24 यहाँ तो मामला उल्टा नजर आ रहा है। जो भी आप खुद भी बात करते हैं 13 से 18, वही कह रहा हूँ, 18 से 24, ये तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे दीदी। अभी तो हालांकि चौथी से पांचवी ये हमारी मुसलसल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है। देखिए मेरी 2002 के बाद, लेकिन फिर भी बात सुने, आप इधर से पकड़े, प्रोसेस इवॉल्व नहीं कर रहा है, पकड़े कान, ठीक है। आपको रिजल्ट में यही बदबूदार चेहरे, बदबूदार जमहूरियत, बदबूदार एक्सपायर्ड लोग नजर आएंगे। आप मुझे ये बता देना कि आप निकले थे, मेरी बात सुने सर, आप मेरी निकले थे, मुझसे पूछे भाई क्या करा, मेरा बाप दादा कपात का खोखा लगाता था, मेरे बाप ने बड़ी दुकान बना ली, मैंने वो कैंटीन बना ली, मैं ग्रो करा लाइफ में, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अरब खरबपति हूँ, मैंने सियासत की है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरा बाप रोटी नहीं खरीद सकता था, बीड़ी नहीं खरीद सकता था, आज मैं क्या हूँ, मैं खरबपति हूँ। कहाँ से खरबपति हूँ मुझे कारोबार का नहीं पता, मैं सियासत करता हूँ। अगर ये आपकी टर्मिनोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर, और फिर आप कहते हैं कि जी आप इल्ज़ाम डाल दें एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, भाई बेल आप देते, जेल आप देते, आप बेल ना दे, कोई जीप पे बिठा के आपको ले जाए तो हम खड़े हो जाएंगे उस जीप के आगे। लेकिन आप अपना काम करते नहीं है, हम ब्लेम दूसरों को कर दे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो जरदारी साहब का आज इलेक्शन हुआ सदर का, इससे आपको क्या नजर आ रहा है? चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि उनकी जो मुफाहमत वाली जो उनकी खसूसियात हैं, क्रेडेंशियल्स के साथ आपको लग रहा है कि चीज़ें वो बेहतर कर लेंगे, टेम्परेचर को नीचे ले आएंगे पॉलिटिकल? जरदारी साहब वसीला बने थे, बरूदा मुन्नत उनके पहले भी शहबाज शरीफ साहब बने थे, आज भी उनको कोई नून लीग ने नॉमिनेट नहीं किया, वो बरूदा मिन्नत बने जरदारी साहब की बदौलत। वसीला उनको अल्लाह ने बनाया और वो शहबाज शरीफ साहब को, आइंस्टाइन साहब को ले आए। अब आइंस्टाइन साहब को ले तो आए, वो थपकी भी देंगे, वो ले जाएंगे भी, फिर खींच भी लेंगे, फिर थपकी देंगे, फिर खींच लेंगे, फिर टाइम आएगा खींचने से पहले धक्का दे देंगे, ठीक है। और धक्का दे के क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे खुद है तो नेचुरली फिर वहाँ से गेम शुरू होगी। देखिए एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स। और जरदारी साहब ये कैसे भूल जाएंगे कि मियां साहब ने उनके साथ पिछले 20 साल में कितनी दफ़ा दुश्मनी और बैक स्टैप किया, उनको कमर पे छुरा घोपा है, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े। मुफादमत उनकी है, वो चैंपियन है इस सियासी गेम के, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पे प्ले किया। उनकी बेगम की डेथ, अब वो मुल्क के सदर हैं, ज़ाहिर है ऐवान सदर में पिछले जो 2 सदूर हमने देखे वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे पॉलिटिकली, लेकिन जरदारी साहब का जो पिछला टेन्योर था उसमें वो बहुत इफेक्टिव थे, बड़े एक्टिव रहे पॉलिटिकली, एक सियासत का बड़ा मरकज़ रहा है ऐवान सदर। अब भी ज़ाहिर है वो दोबारा से सियासत का मरकज़ बनने जा रहा है। तो वो जो मैं बात शुरू में कर रहा था, तहरीक इंसाफ को मुफाहमती पेज के ऊपर लेके आना, वो जो जरदारी साहब की स्किल्स हैं, आपको लग रहा है कि इतनी वो हैं कि वो ले आएंगे पीटीआई को मुफाहमत के डगर के ऊपर, या फिर उनके मैंडेट में नहीं है ये? देखिए वो स्किल्स वो दिखाएंगे जब आइंस्टाइन के बाद नया साइंटिस्ट वो सोच रहे होंगे। जब तक आइंस्टाइन एज साइंटिस्ट चल रहे
पाकिस्तान को उनके खानदान ने अंधेरों में धकेला है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से हमने फाइनेंस मिनिस्टर के फेलियर देखने के बाद अब हम फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ उनको भेज रहे हैं। उनके नीचे भी 2 बैसाखियां लगा रहे फातमी साहब और जिलानी साहब, वो बैसाखियों में वो चलेंगे। तो अब जैसा हमारा हाल इकोनॉमिकली हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर की ब्यूटीफुल मुंशीपन से, वो हम अब इंटरनेशनल फोरम से देखेंगे तो मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है कि इस मुल्क का इंटरनेशनली अब क्या हाल हो रहा है। सेरेमोनियल ही होंगे, नीचे आपने खुद बता दिया 2 बैसाखियों की, काम बैसाखियों ने करना है, वो खुद तो सेरेमोनियल प्रॉब्लम है कि बैसाखियों में जब वजन लाश का ज्यादा बड़ा हो जाए तो नहीं वो कर लेंगे। जरा वो वजीर खजाना के तौर पर भी जरा डीलिंग वगैरह दुनिया में करते रहे तो यहाँ भी लगता है चला ही लेंगे धक्का चक्का देकर। मुझे ये बताया, जो मैं बात कर रहा था कि ये जो मुफाहमत वाली बात मैं कर रहा था, इसमें जो आप जरदारी साहब ने जो बात की है ना, शहबाज शरीफ साहब को आइंस्टाइन करार दिया उनका। तो आइंस्टाइन जो है वो तो तजुर्बे करता था ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तजुर्बा का करार दे दिया जरदारी साहब ने इनडायरेक्टली कि तजुर्बा का ही है। बिटवीन द लाइंस तो जरदारी साहब ने तो काम उतार ही दिया उस आइंस्टाइन के टैग के ऊपर, तजुर्बा का आइंस्टाइन बिठा दिया हमने। सब तजुर्बा तो हमें पता है, पहले तजुर्बे इतने ज्यादा कामयाब हो चुके हैं पाकिस्तान के कि आप क्या कामयाबी की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। कोशिश है, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद आप सब रखें। नवाज शरीफ साहब का क्या रोल देख रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब का रोल एग्जैक्टली वही है जो आगे शहबाज शरीफ का रोल हो रहा है। विल ही फ्लाई बैक टू लंदन और हवा खाए, वहाँ कॉफी पिए, बच्चों से कहे। देखिए एक्सपेरिमेंट तो करा दिया आपको सुबह। एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट आ रहा है वैसे, एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट आने वाला है। वो क्या है? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। कि सर मोहसिन नकवी के ऊपर आप क्यों पीछे पड़ गए? आप सारे मैं पीछे नहीं पड़ गया, मतलब सारे चैनल मैं बिल्कुल पीछे नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल पीछे नहीं पड़ा। लेकिन मैं एक बात करूं कि पीटीआई उनके पीछे पड़ी, वो कह रहे भाई उन्हें ना लेके आए। देखिए मेरी बात की कोई ख्वाहिश या फरमाइश पे तो नहीं कोई चल रहा ना। प्रॉब्लम सारी ये है कि देखिए आपको सूबा स्टार प्लस यानी कि सूबा पंजाब के अंदर आपको बुज़दार 2 मिल गया। अब आपने पहले इकदाम तो 7 दिन के अंदर देख लिए, तो 7 दिन के बाद आप उसको भी असेस कर लेंगे आगे क्या होने वाला है उस मुल्क के साथ। उन्होंने अभी तक तो स्टार प्लस ऑब्लिक पंजाब गवर्नमेंट ऑब्लिक पंजाब पैडा सर्विस के तहत मैयत होने के बाद डिस्पैच करेंगे आपको उनके सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट घर पर पहुँचाएंगे, तलाक के कागजात पहुँचाएंगे आपको, बच्चे पैदा होने के बाद, मतलब जितनी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात की चीज़ें, मनूस चीज़ें, बुरी चीज़ें, तकलीफ दे चीज़ें, वो सब आपके घर पहुँचेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर आप स्टार प्लस की तरह आप एंट्री देख लेंगे स्कूल के अंदर, सही, फिर स्कूल के अंदर एक जगह भी मिल चुकी, फिर एक थाने के अंदर। अच्छी बात नहीं है, वज़ीर आला है वो मुंतखब सूबे की, अगर जा रही है वहाँ पे वो लोगों के घरों में जा रही है, स्कूलों में जाके देख रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला एक्सेसिबल है, बजाय इसके कि वो वज़ीर आला हाउस में बैठ के सूबे को चलाएं, आवाम में जा रही है। बुरी बात इसमें क्या है? मेरी सर गुजारिश इनकरेज करना चाहिए आइंस्टाइन और बुज़दार 2 की इक़दामात के तहत अगर गरीब का पेट पल रहा है, भर रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, वो बिजली के बिल दे सकता है, डॉलर का टेल हो सकता है, महंगाई कम हो सकती है, पेट्रोल नीचे आ सकता है, हम खुद आइंस्टाइन को भी जाके सलाम करेंगे। आइंस्टाइन की आप जिसको मर्जी लाके यहाँ बैठा देना, तो जो हालात हैं कोई रिलीफ नहीं दे सकेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, या दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े लीडर को आप ला के यहाँ बैठा दें, नहीं ला सकता, क्योंकि हालात इतने बड़े इस वक्त हमारे खराब है। हमने IMF प्रोग्राम में फिर हमने जाना है, हमारे हालात जमीनी इकाई को देखे ना, तो अगर वो जा रहे हैं अवाम के पास, किसी का कुछ नहीं दे सकते, कम से कम दिलजोई जाके कर रहे किसी घर में जाके, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो सर हौसला अफजाई हो जाती है, बच्ची के घर चली जाती ना गुज़दार 2 साहिबा, जिसकी जज की बेटी बीवी ने जिसका सर तोड़ा था, तागे तोड़ी थी, हाथ तोड़ा था, आईजी को बुलाती, बोलो इसको इंसाफ दो, 15 दिन के अंदर जेल के सलाखों में, चाहे कितने में ताकतवर शख्स हो, तब तो हम भी कहते हैं क्योंकि बात थी, आप दिलजोई कर लेते। आपने डिस्पैचिंग कमेटी बना दी है। वन लास्ट क्वेश्चन, आरिफ अलवी साहब को आप कहाँ देख रहे हैं? केसेस के अंदर मतलूब होंगे वो बहुत जल्द। अच्छा जी, माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह टफ टाइम उनका शुरू हो रहा है, इम्यूनिटी खत्म होगी, एंटीबायोटिक का डोज खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच फैसल वाडा साहब, आपने प्राइम की दिया। नाज़रीन, आपने तफसील की साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब की, जिनका कहना है कि हालात जो हैं वो बड़े दिलचस्प रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन उसमें ज़ाहिर है इस्तेहकाम के वाले से जो कोशिशें हैं जरदारी साहब की, देखते हैं कि वो कितनी इफेक्टिव साबित होती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगली सियासी चाल, अगला सियासी लाएअमल क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ताजपुर वज़ीर साहब से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज आरिफ अलवी साहब पीटीआई के जो प्रेसिडेंट थे वो तो रुखसत हो गए और उनकी जगह पे आज प्रेसिडेंसी में
जरदारी साहब मुंतखब हो गए हैं और पीटीआई ने भी इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया महमूद खान अचकज़ई की सूरत में, लेकिन जाहिर है नंबर गेम जो है वो बहुत ज़्यादा मुवाफक थी जरदारी साहब के हक़ में। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी बात यह कि वो सारे प्रोसेस का हिस्सा बनी, चाहे वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो या प्रेसिडेंसी का हो, तहरीक इंसाफ ने सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया। लेकिन आगे अब तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है और मुफाहमत के वाले से मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही हैं। कल शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा किया कि राब्ते किए गए हैं हमारे साथ, होने का आने वाले दिन में तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर साहब। ज़रताज साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त, सबसे पहले तो ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपका जितना एतराज़ हो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होकर ऐवान सदर पहुँच गए हैं। अब ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच में मिसाक की मुफाहमत की बात की थी, जरदारी साहब को वैसे भी मुफाहमत का चैंपियन माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अब मुफाहमत जो है वो आगे बढ़ेगी और तहरीक इंसाफ इस मुफाहमती प्रोसेस का हिस्सा बनेगी? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहूँगी कि आपको मुबारक हो कि आप खुद तो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन आपने पूरी PMLN की सियासत को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। और PMLN की जो सियासत है वो अनफॉर्चुनेटली जिल्लत और रुसवाई में हमेशा से चलेगी और वो इसमें मजीद गिरते जा रहे हैं। उनके लिए ना कोई पब्लिक का मैंडेट है, ना पब्लिक का कोई वोट है, ना कोई पजीराई है, ना आवाम ने उनको 8 फरवरी को वोट दिया है। और उसके बाद जो उन्होंने बंदरबाट ओहदों की है उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना तो एज प्रेसिडेंट अपना इलेक्शन जो है इनके कंधों पर रख के जीत लिया। बहरहाल ये PMLN की सियासत है, ये लोग जाने, नाकाम है और नाकाम रहेंगे। सवाल मेरा ये है कि जब इन्होंने हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और हमें कोई इतराज नहीं है इकट्ठे आपस में बैठे या इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े या इकट्ठे मिलके लड़े, 8 फरवरी को तो अवाम ने इमरान खान को ही वोट दिया है। लेकिन आसिफ अली जरदारी हमेशा इनको कंधा दे देते हैं, आपस में ये लोग बंदर बांट कर देते हैं। और समर मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी और PMLN के वर्कर्स क्या कहते हैं। अलबत्ता खानदान शरीफ और खानदान जरदारी में हमेशा कुर्सी की खातिर जो है वो मुकमुक और मुफाहमत हो जाती है। एक अब्बा जी जो है वो किसी के वो सदर बन जाते हैं, दूसरे के चाचा जी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तीसरी भतीजे जो है वो वज़ीर-ए-आला बन जाती हैं। अवाम का बीच में मुझे नहीं पता कि क्या इनकी कोई पॉलिसी है, अवाम के लिए भी इन्होंने कुछ सोचा है या सिर्फ आपस में बंदर बांट करते रहते हैं। जहाँ तक समर आपने मुफाहमत की बात की है, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितने जुल्म किए गए, पार्टी के साथ जितने जुल्म और जाति के बावजूद भी अगर हम अपना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, तो इसका मतलब है कि खान साहब डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। बट ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुफाहमत का कोई बादशाह है या लूट मार का कोई बादशाह है या कुर्सी पे बैठने का कोई बादशाह है आवाम के जो है वो मैंडेट के ऊपर डाका डाल के। मगर मसला ये कि फिर जो हमारी असल में फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो आवाम जीती है उसका पहले फैसला करना होगा। सियासी कैदियों को, खान साहब को पहले रिहा करना होगा, बुशरा बीबी को रिहा करना होगा, एजाज चौधरी साहब को, सेनेटर को रिहा करना होगा। लेकिन आपकी आपकी तरफ से प्री कंडीशन है कि मुफाहमत का कोई भी प्रोसेस होगा, आप जब तक ये रिहाइयां नहीं होती आप उस प्रोसेस का ऐसा नहीं बनेंगे? ये सबसे पहले बात है ना कि अब अवाम ने तो इनको हुकूमत दी नहीं है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के इन्होंने हुकूमत ली है, आपस में मुकमुका करके इन्होंने हुकूमत ली है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसको सबसे पहले हुकूमत कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अवाम की हुकूमत तो वही होती है जो अवाम की ताकत और अवाम के वोट से आती है, और अवाम ने तो वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका मारा है सिर्फ PTI का मैंडेट नहीं है, 12 करोड़ वोटर हैं, 25 करोड़ अवाम है। वो जितने जुल्म, जबर और बर्बरियत और हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान जिस तरह 8 फरवरी को निकले लाइनों में लग के, जिस तरीके से वो निकले, और रिजल्ट जिस तरह समर हमने अपना हासिल किया है, RO के दफ्तर तो कॉर्डन ऑफ हो गए, वहां पे तो फोर्सेस आ गई, वहां से तो रिजल्ट लेना ऐसा था जैसे कोई कयामत का समा हो। मुझे पता है कि मैंने अपना रिजल्ट कैसे हासिल किया है, कितने मुश्किलों से। डेरा गाजी खान की गयूर अवाम की मेहरबानी है कि मुझे 65,000 की लीड से जितवाया, अदरवाइज तो साहब के पहले कोई शर्त रख देना कि भाई ये बातें आप करेंगे तो तब जाके मुफाहमत होगी। मुफाहमत की तो खूबसूरती है यही है कि जब आपके दरमियान कोई बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हो, आप बैठते हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो अगर आप बजाय से कि आप कोई शर्त रख के जाए, बगैर शर्त के अगर आप मुफाहमती प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो शायद आपकी ये सारी बातें उसमें हल हो जाए। समर, हमने कौन सी प्रीकंडीशन अपनी जात के लिए रखी है? कौन सा जरताज गुल ने ये कहा है कि मेरा केस माफ कर दे? कौन सा खान साहब ने कहा है कि मेरे केसेस माफ कर दें? खान साहब ने तो ना कोई चोरी की है, ना उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना उनके ऊपर TT के केसेस है, ना खान साहब के साथ कोई पापड़ वाला TT वाला इन्वॉल्व है। ये सारे बल्ले वाले पापड़ वाले तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ ही इन्वॉल्व है।
दूसरा खान साहब ने कौन सा आवाम के मैंडेट जो भी साहिबा, आप जो अदालती प्रोसेस था, जो ट्रायल था, उसके ऊपर 100 एतराज़ात आपके हो सकते हैं और आपके कई एतराज़ात उसमें जायज़ भी होंगे, लेकिन मसला यह है कि वो प्रोसेस को पूरे को अडॉप्ट करके उन्हें सजा दी गई है। पूरा ट्रायल हुआ है, ट्रायल जैसा भी था वो एक अलग बहस है। तो अब आपको एक वो प्रोसेस के तहत ही उनकी रिहाई हो सकती है, डायरेक्ट रिहाई तो हो नहीं सकती। अब देखिए ना, सबसे पहले खवातीन से बात कर लेते हैं ना। जैसे जितनी खवातीन, जैसे बुशरा बीबी है, इस वक्त उनको सजा ये दी जा रही है कि वो खान साहब की अहलिया है। एक बापर्दा हया वाली खातून है, जिस तरीके से उनको ऊपर इस्लामी हदूद को नवाज शरीफ ने पार करके जिस तरीके से एक शरई हदूद के अंदर हाथ डाला है, ऐसा नहीं मुल्क के अंदर होना चाहिए। फिर जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो नवाज शरीफ से जीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। एक तो उनका इलेक्शन जबरदस्ती उनसे छीना, और अभी तक जो है उनको जमानत भी नहीं दी जा रही। इसी तरह आलिया हमजा है, एजाज चौधरी साहब को आज वोट नहीं डालने दिया गया। अब इसमें तो किसी की जाती कोई चीज है ही नहीं। जहां तक खान साहब के केसेस की बात है, देखिए सारी दुनिया को पता है कि रातों रात 31 साल की सजा खान साहब को सिर्फ इसलिए दी गई कि ताकि लोग खान साहब का वोट छोड़ दे, खान साहब लोग इलेक्शन प्रोसेस से नाउमीद हो जाएं। लेकिन क्या कमाल रिजिलियंट पार्टी है, क्या कमाल रिजिलियंट नेशन है कि इतने मुश्किलात के बावजूद, जबर के बावजूद, जब जुल्म के पहाड़ टूटे, चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया, तो कोई शक नहीं है, आपके वोटर निकले हैं और उन्होंने पास किया है। लेकिन मुझे अब ये बताया कि कल आप लोग एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं, बड़ा एहतजाजी मुजाहरा आपने पेशावर के अंदर प्लान किया, बाकी मुल्क के अंदर भी आप धांधली के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। मेरी तरह यह है कि पिछले सैटरडे को जो आपने प्रोटेस्ट किया था वो कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था, जिसमें खान साहब इतने खुश या मुतमईन नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा एहतजाज की आपको कॉल दी है। तो कल के एहतजाज में आप ऐसा मुख्तलिफ क्या करेंगे कि आपके पार्टी चेयरमैन जो है, आपके पार्टी कायद हैं, वो मुतमईन हो जाएं और आगे मजीद जो है मामलात एक बड़ी तारीख की तरफ जाएं? ये समर जो पुरअमन एहतजाज है ना, वो तो अवाम का हक है, अवाम का राइट है। जब भी इलेक्शन होता है, जो अवामी नुमाइंदे जीतते हैं, जिन्होंने वोट लिया होता है, उनके जीत का कागज उनके हाथ में होता है। लोग जो है वो बैंड बाजों के साथ अपने कैंडिडेट को जितवाने के बाद जो है वो रिसीव करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अजीब ही कर्फ्यू लग गया था 8 फरवरी वाले दिन। लग रहा था कि पता नहीं, जैसे ही 5 बज गए उसके बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की चीजें यरगमाल हो गई हैं वहां पे। उसके बाद अभी तक इलेक्शन हो रहा है, अभी तक आपके सामने है कि लोगों के फॉर्म बदले जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जो फॉर्म 45 जो है, जिनको 14 दिन में लगा देना चाहिए था इलेक्शन के बाद, जब उनको 26 दिन के बाद लगाया तो उसमें इतनी सारी गलतियां थी, इतने ज्यादा फोर्ज डॉक्यूमेंट थे कि खुद ही इलेक्शन कमीशन ने वो जो है वापस अपने रिजल्ट हटा दिए। अब उसकी खातिर अगर अवाम सड़कों के ऊपर जो है अपना मैंडेट के लिए आवाज उठाती है, पुरअमन एहतजाज तो उनका हक है। जहाँ तक खान साहब की बात है, देखिए समर, मैं तो खान साहब से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो खुद 25 से ज्यादा FIR के अंदर जो है वो मुझे डाला गया, मुझे सजा दी गई है खान साहब का साथ देने के लिए। और उनकी यहाँ कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं ये सियासत छोड़ दूं और मैं खान साहब का साथ छोड़ दूं। मर तो सकती हूँ पर मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ सकती। तो मैंने अभी खुद अप्लाई किया हुआ कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो जाए। तो जो असल बात है, असल सिचुएशन तो मैं तभी बता सकती हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब की पार्टी, खान साहब की वोटर, वर्कर, खवातीन, लीडरशिप, जिस तरह मुश्किल वक्त में ये जो लोग खड़े हो गए, जिस तरह पार्टी ने साबित किया और अवाम ने साबित किया, मैं समझती हूँ कि खान साहब को तो उसके ऊपर फख्र है। बाकी बीच में जो लोग बातें करते हैं, मुझे उसका समर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। एंड आई एम श्योर कि दे विल पुट अप अगेन अनदर गुड फाइट टुमारो। अच्छी इंशाल्लाह वो होगी, धांधली के खिलाफ अच्छा जो है वो पावर शो होगा। साहब ये बताएं कि आगे आपके एहतजाजी तहरीक के लिए एक अलायंस भी बनाने की बात कर रही है आपकी पार्टी। असद कैसे सब कह रहे हैं हम एक अलायंस की तरफ जा रहे हैं, तो इस अलायंस में कौन होगा? महमूद खान अचकज़ई अकेले ही क्या होंगे? चूंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो आपके साथ नहीं आ रहे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया मैं तहरीक साहब के साथ नहीं जाऊंगा। बाकी भी आज GDA आपको वोट डालने नहीं आया, आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, तो कौन होगा फिर? अकेले महमूद अचकज़ई को लेके आप कोई अलायंस बनाने जा रहे हैं? समझ, जिनके आपने नाम लिए ना या किसी के नाम ले लिए, ये तो जबान ज़द आम है कि जो अवाम ने वोट दिया 8 फरवरी को, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ही पड़ा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी दुनिया मानती है, तमाम इंडिपेंडेंट राय ये मानती है, अवाम ये मानती है कि अवाम के मैंडेट पे डाका मार के चोरी हुआ है ये इलेक्शन। वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब के तो अपनी अल्फाज है कि उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान जब जीत चुके तो उनको हुकूमत क्यों नहीं करने देते। अचकज़ई साहब भी ये बात कह चुके हैं, मेंगल साहब भी ये बात कह चुके हैं, MKM के तो खुद ऑडियो लिक्स आई हुई और वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो एक भी सीट हमने नहीं जीती हुई थी, हमें जबरदस्ती यानी हमें तो जितवाया गया है। इसी तरीके से PMLN के बहुत सारे ऐसे MNAs MPs हैं जिन्होंने कहा कि अगर वोट को इज्जत दो हमारा नारा था। ख्वाजा साद रफीक देख लें, इस तरह के और देख लें जिन्होंने अपनी शिकस्त को ग्रेस के साथ तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती की सीटें नहीं चाहिए।
वहां पे बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि सच के साथ ना देने से सच या हकायक छुप तो नहीं सकते। तो ज़रदारी साहब, ये जो आज शेर अफजल मरवत ने एक इल्ज़ाम लगाया है मरियम नवाज साहबा के ऊपर कि उन्हें कत्ल करवाने के लिए टास्क दिया है, जनूबी अफ्रीका में और दुबई में कोई प्लानिंग हो रही है, कोई असैसिन्स हायर कर लिए गए हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस इसका मौजूद है, वो कह रहे पार्टी में शेयर भी किया गया है। आपने देखा है वो एविडेंस, वो कितना क्रेडिबल है? मैं इतना समझती हूँ कि 2 साल से जो हॉस्टाइल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर और जो पॉलिटिकल लोगों को फिक्स किया जा रहा है, 24 तो हमारे वर्कर जो हैं वो शहीद हुए हैं, निहत्ते थे। जिले शाह से लेकर हमारे वर्कर तक 24 लोग शहीद हुए, बड़े लोग जख्मी हुए, चादर और चार दीवारी को पमाल किया। अभी तक खवातीन जेलों के अंदर है। बड़ी जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 2 साल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इमा के ऊपर ही हो रही है। अगर उनकी इमा के ऊपर नहीं हो रही तो वो फिर अपने आप को इससे डिसोसिएट करे, और वो नहीं करे। उनको कुर्सी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जुल्म और जबर करके उनके खिलाफ मिली है। तो वहां पे शेर अफजल मरवत कहे या कोई और कहे, जिसकी भी जान को खतरा है, और समर इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। खान साहब का कहते होते थे कि मेरे ऊपर जो है वो मेरी जान को खतरा है, और उसका यही बाद में वजीराबाद में निकला कि खान साहब को बाकायदा गोलियां मारी गई, बाकायदा कॉन्वाय के ऊपर उनको जो है, और जिन्होंने वो किया था, अटेम्प्ट किया था, वो पकड़े भी गए थे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, इज्जत महफूज नहीं है, और पॉलिटिकल लोगों को जो इख्तिलाफ राय रखते हैं उनको फिक्स किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ शेर अफजल मरवत साहब, या इवन परसों जो खान साहब के बारे में जो खबरें आई थी कि अडियाला जेल से बाहर जो दहशतगर्द पकड़े गए थे, उनके पास अडियाला जेल के नक्शे थे और खान साहब की जिंदगी को खतरा, ये बड़ी सीरियस मैटर है और मैं इसको बड़ा सीरियस लेती हूँ। बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जो उनके तर्जमान कहते हैं कि उनको ऐसा खाना दिया जा रहा है जो कि वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती हैं और उनकी सेहत बहुत गिर रही है, तो मेरे ख्याल में इन चीजों को तो बड़ा सीरियस लेना चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ समर, कि जब अगर इनको कुर्सी से खेलने से फुर्सत हो तो फिर आवाम की तरफ के लोग ये बताएं ज़रदारी साहब, ये मोहसिन नकवी साहब वाला मामला क्या है? कल मैं सुन रहा था असद कैसर साहब को, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बन गए तो फिर मुफाहमत की बात जो है उसे भूल जाए। इतनी हार्ड पोजीशन जो है उनकी वज़ीर दाखिला बनने पे क्यों ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मोहसिन नकवी नहीं तो राना सनाउल्लाह आ जाएंगे। वो नहीं, देखे समर, कभी आपने कभी ऐसा सुना है? बलूचिस्तान में तो हम सुनते थे, मिसिंग पर्सन सुनते थे। आपने कभी ऐसा सुना है कि पंजाब के अंदर, जिधर लाहौर भी दिल हो पंजाब का, एक कैपिटल है पंजाब का, और जिसको एक कहते हैं हब समझा जाता है, और पंजाब में जिसमें 82 या 83.2% जो लाहौर या इस तरह की बाकी जगहों में, बाकी सूबों के मुकाबले में लिटरेसी रेट हो, और हर कोई रोजी रोटी के लिए पंजाब आता है, वहाँ पे अबडक्शन शुरू हो जाए, वहाँ पे मिसिंग पर्सन शुरू हो जाए, चादर और चार दीवारी के ऊपर हाथ डाला जाए। और ये कब हुआ? ये एक्सटेंशन ही हुई है ना। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीडीएम की हुकूमत में होता रहा, और बाद में यही पंजाब के यही निगरान ये सारे अबडक्शन थे। मैंने आपकी भी प्रोग्राम देखे हैं, जिस तरह के उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो लोगों को तड़ियां लगाते थे, जिस तरह वजीर आला के जो काम थे कि उन्होंने सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था, बाकी तो उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। उन्होंने सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होने दिया, बाकी उन्होंने सारे काम कर लिए। हर शख्स की चादर और चार दीवारी के ऊपर हाथ डाला, हर खातून को ज़दोकोब किया है। वहां पे असद कैसर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, अगर PMLN या PDM उनको मुश्तरका जो है वो निगरान वज़ीर आला नकवी साहब को लेकर आती है, सेनेटर लेकर आती है, या उनको अपनी काबीना के अंदर हिस्सा देते, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी और जो अवाम कहती थी और पंजाब की अवाम कहती थी कि ये वज़ीर आला उन्हीं की एक्सटेंशन है और ये जानबदार नहीं। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए, जिनका कहना है कि मुफाहमत हुकूमत के साथ तब तक नहीं होगी जब तक खान साहब समेत दीगर जो पार्टी के कायदीन गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं हो जाती। बहरहाल आसिफ ज़रदारी आ चुके हैं प्रेसिडेंसी में, और सियासत जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।